हेलो गाइस, मैं अभिषेक आनंद। कैसे आप लोग? तो मैंने यहाँ तक करवा दिया था, चार्टर एक्ट 1950 तक करवा दिया था। अगला पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 1858 सॉरी। तो मैंने आपको एक पिछले कुछ वीडियो में, शायद फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक टाइमलाइन बताया था, जिसमें बताया था कि 1858 तक जो कंपनी का एरा है वो ख़त्म हो जाएगा और 1858 से ताज का शासन स्टार्ट हो जाएगा हमारे आज़ादी 1947 तक। तो इसमें क्या हुआ था, 1958 में क्या हुआ था, एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें बताया गया कि जो कंपनी है वो अपना सारा पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा जो भी दारोमदार है वो कंपनी छोड़ के अपने क्राउन को दे दे, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट को दे दे। द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल, जो कंट्रोल है किसका कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन को दे दे। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको चेंज कर दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया में। पहले भी बता चुका हूँ आपको कैसे चेंज होते आ रहा है। गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ऐसे कन्वर्ट हो गया। एंड लॉर्ड कैनिंग थे पहले, वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। एबॉलिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पीछे अब दो बोर्ड था ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका जो अलग अलग दारोमदार था, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, आपको पीछे बता चुका हूँ मैं, आप जाके देख सकते हो कि आखिर क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है। तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो एक नोट है जो 1857 की क्रांति है, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो 1857 की जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटेन की क्वीन थी, उन्होंने एक लेटर भेजा लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, और वो लेटर 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने खोला, पढ़ा, और उसमें लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ बीन टोटली अबॉलिश्ड एंड नाउ इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पीपल। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा पावर ख़त्म हो चुका है और वहाँ का सारा पावर अब क्राउन संभालेगी। और एक नया सीट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको इंट्रोड्यूस किया। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो डायरेक्ट इलेक्ट होते थे हाउस ऑफ कॉमन से, जो कि ब्रिटेन का निम्न सदन है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट होके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया आते थे और यहाँ पे एक न्यू सीट का इंट्रोडक्शन हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। रिस्टोर द लेजिस्लेटर पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। जो 1833 के चार्टर एक्ट में जो लेजिस्लेटर पावर, लॉ बनाने का जो पावर था, वो बम्बई और मद्रास से ले लिया गया था, बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी से ले लिया गया था, उसको रिस्टोर कर दिया गया। बना वापस से लेजिस्लेटर पावर इनके पास आ गया, ये लॉ बना सकता था, क्योंकि अब ये आ गया किसके अंडर आ गया, क्राउन के अंडर आ चुका था। तो वाइसराय वाज अलाउड टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। ठीक है, तो वाइसराय को वो अलाउ हो चुका था, ऑर्डिनेंस दे सकते थे। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास 1962 में हुआ था। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, आखिर इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार, रिफॉर्म मतलब सुधार होता है ना, सुधार क्यों रखा गया? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस कर गया था। तो उस टाइम के सेक्रेटरी जो ऑफ स्टेट जो थे वो मॉर्ले थे, और जो मिंटो थे वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे क्योंकि ये एक्ट आया था, ये रिफॉर्म आया था, इसलिए इसका नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पड़ गया। इस रिफॉर्म में आखिर क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ ऑफ द सेंटर एंड इन द प्रोविंस वेर एक्सपेंडेड। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स था बोथ सेंटर में और प्रोविंसेस में, उसको एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो लॉ है उसको लागू करने का। ठीक है, एंड इंडियन मेंबर, जो इंडियन वाइसरॉय के जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स थे ना, इंडियन वाइसरॉय के जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स, उन उसमें से एक इंडियन को इलेक्ट करने लगे। ठीक है, इंडियन जो वाइसरॉय थे वो अपने काउंसिल में एक इंडियन को भी इलेक्ट करने लगे। तो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि टेकन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, यानी मतलब इंडियन वाइसरॉय। तो आपको शायद समझ में आ गया हो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो एन इंडियन मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज टेकन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उस काउंसिल का नाम था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडियन वाइसरॉय। तो इंडियन वाइसरॉय के जो काउंसिल में थे, अब इंडियंस भी लेने जाने लगे ताकि इंडियंस का भी बात रखा जा सके, उनका प्रॉब्लम रखा जा सके। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का पहला नींव यहीं पे रखाया था जनाब।
मुस्लिम्स वेर गिवन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, उनको अलग रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। तो कॉमन रिप्रेजेंटेशन पहली बार इसी टाइम पे रखा गया था। द साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल was enlarged by including elected non-official members. Their functions were also increased. तो जो प्रोविंशियल काउंसिल था, साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसको इनलार्ज कर दिया गया। ठीक है, अब वो बजट, रेजोल्यूशंस, बजट और मैटर ऑफ पब्लिक मैटर्स पे बहस कर सकते थे। पहले उनको ये हक नहीं था, लेकिन अब क्या है, वो बजट पे बहस कर सकते थे, मैटर ऑफ पब्लिक मैटर्स, आम आदमी का प्रॉब्लम पे बहस कर सकते थे, कोई रिजोल्यूशन पे बहस कर सकते थे। ठीक है, साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज एनलार्ज्ड बाय इंक्लूडिंग इलेक्टेड मेंबर्स। उसमें कौन रहते थे? इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रहते थे। ठीक है, और उनका फंक्शन ये था, बहस करना बजट में, रिफॉर्म, रिजोल्यूशंस ऑन बजट, मैटर ऑफ पब्लिक मैटर्स पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो उस टाइम के मॉन्टैग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड थे इंडियन वाइसरॉय थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसमें क्या था, डायची सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। डायची सिस्टम है क्या, मैं आपको समझाता हूँ एक फ़ोटो से। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ डायची सिस्टम वाज मतलब द फर्स्ट वाज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द ब्रांच ऑफ ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ब्रांच को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में। तो फर्स्ट वाज कंपोज एज एक्सिक्यूटिव काउंसिलर। ठीक है, अपॉइंटेड एज बाय जो एक्सिक्यूटिव काउंसिलर था उसका जो उसमें इलेक्शन होता था, क्राउन जो पहले करता था, क्राउन के थ्रू ही इलेक्शन होता था निम्न सदन से। ठीक है, और जो दूसरा था, द सेकंड वाज कंपोज बाय मिनिस्टर्स। ठीक है, जो कि इंडियन वाइसरॉय यहाँ पे सेलेक्ट करते थे, वेयर चूजन बाय द गवर्नर फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और जो कि इलेक्ट होकर आते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से। दिस लेटर मिनिस्टर्स वेर इंडियंस। तो बाद में इंडियंस भी आने लगे, जैसे कि 8 मेंबर्स हैं तो एक इंडियन रहने लगा। ठीक है, बाद में वो 1 से 3 हो गया, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वेर इंडियंस। अब क्या था कि द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको डिवाइड किया गया बिटवीन काउंसलर एंड द मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसलर्स एंड द मिनिस्टर्स बीइंग नेम्ड। क्या क्या नाम दिया गया, दो डिवाइड किया गया, तो एक रिजर्व नाम दिया गया, एक ट्रांसफर्ड नाम दिया गया। रिजर्व्ड यानी रिजर्व में क्या सब्जेक्ट रहता था, हेडिंग ऑफ लॉ, ऑर्डर एंड इंक्लूड जस्टिस, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, द ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, द ट्रांसफर, ये सब रहता था रिजर्व सब्जेक्ट्स में। और इसको मॉनिटर कौन करते थे? इंडियन वाइसरॉय मॉनिटर करते थे। ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा था आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स दूसरा था। तो इस सब्जेक्ट्स में क्या आता था, और इसमें कौन रहते थे? इंडियन मिनिस्टर्स रहते थे इसमें, जिसको इंडियन वाइसरॉय सेलेक्ट करता था। तो इसमें रहता था गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज, ये सब सब्जेक्ट्स रहते थे। आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था डायची सिस्टम। मैंने थोड़ा डीप में बता दिया आपको। डायची सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। इन दिस द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में टू बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। मैंने आपको बताया ट्रांसफर्ड और रिजर्व में डिवाइड कर दिया गया था। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स यानी जिसको इंडियन रहते थे, जिसको इंडियन वाइसरॉय सेलेक्ट करता था। और मॉनिटर कौन करता था इसको? गवर्नमेंट। और ये रिस्पॉन्सिबल होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। और जो दूसरा था, ठीक है, उसको कौन मॉनिटर करता था? गवर्नमेंट एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वेयर टू ऐड अ मिनिस्टर द रिजर्व सब्जेक्ट्स के लिए विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना था। लेजिस्लेचर को लेके इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। यही था। डेवोल्यूशन रूल आया। डेवोल्यूशन रूल क्या था? सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने उसी फोटो में आपको समझा दिया था। सब्जेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट था उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल। सेंट्रल में क्या सब्जेक्ट्स है? ऑल इंडियन इंपॉर्टेंस, जैसे कि रेलवेज हो गया, फाइनेंस हो गया, सेंट्रल सर्विस में आ गया। प्रोविंशियल मैटर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंसेस, प्रोविंशियल में आ गया आपका ये सब आ गया। देखो ये सब आ गया प्रोविंशियल में। गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क एट्सेट्रा, ये सब आ गया आपका प्रोविंशियल में। ठीक है, द नंबर ऑफ इंडियन
इन द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो गवर्नर जनरल यानी इंडियन वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे, 8 मेंबर्स थे ना, उसमें से पहले एक इंडियन को लिया जाता था, एक इंडियन को, अब क्या है बढ़ा के 3 कर दिया गया, ठीक है। तो इंडियन मेंबर्स, उन 3 मेंबर्स को क्या क्या डिपार्टमेंट्स दिया जाता था, लॉ का डिपार्टमेंट, एजुकेशन, लेबर, हेल्थ एंड इंडस्ट्रीज़, ये सब पे ध्यान रखने को उनको दिया जाता था, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया, पहले क्या था मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ही किया गया था खाली, लेकिन अब क्या एक्सटेंड कर दिया गया, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, मतलब समझ रहे हैं, कम्युनलिज्म को बढ़ाया गया अपने फ़ायदे के लिए उनको। तो ये बात है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया, स्ट्रक्चर हुआ, उस टाइम पे गठन हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में, ये पॉइंट याद कर, मतलब ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ये सब हिस्ट्री ऑफ बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो मेन पॉइंट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टार्ट करो, तो आपको आप कनेक्ट कर सको कि आखिर ये क्यों हुआ, ये ऐसे हुआ, इसलिए हुआ, ठीक है। तो इसलिए बताना ज़रूरी है। और हो सकता है आपको अभी कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो घबराने का ज़रूरत नहीं हो, आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूँगा तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि इन एसएससी और रेलवेज़ के ही पॉइंट्स में लूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, आलतू फालतू नहीं है। अभी मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ जाए।